हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएलसी। मैं राजीव। आफ्टर 10 डेज बच्चों सीबीएसई क्लास 12 टर्म 2 के फिजिक्स का एग्जाम है और विद इन 1 मंथ बच्चों आप लोगों के सीयूईटी का एग्जाम है। फिजिक्स के एग्जाम से रिलेटेड बच्चों सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है न्यूमेरिकल्स को लेकर। तो इसी न्यूमेरिकल्स की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज लेकर आया हूँ जहाँ पे आप लोग न्यूमेरिकल्स को करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। साथ ही साथ इन क्वेश्चंस के साथ आपकी सीयूईटी की जो प्रिपरेशन है उसकी भी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग रे ऑप्टिक्स से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में भी देखा कि पहले मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाता हूँ, उसके बाद न्यूमेरिकल्स हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, हमारा पहला टॉपिक है जो न्यूमेरिकल से रिलेटेड है वो है स्नेल्स लॉ का। तो पहले हम लोग स्नेल्स लॉ को देखते हैं कि होता क्या है। ठीक है, स्नेल्स लॉ। अच्छा बच्चों, ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है जो अभी 11 से 12th में आए हैं। तो आप लोग अगर इन वीडियो को देखिएगा तो आप लोगों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो लाइट रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड हैं आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो स्नेल्स लॉ किसे कहते हैं हम लोग? सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है हमारा, सेकंड लॉ ऑफ जो रिफ्रैक्शन होता है बच्चों वो हमारा क्या कहलाता है? स्नेल्स लॉ कहलाता है। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ कहते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन एक फिनोमेना होता है जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। एयर टू मान लीजिए वाटर में जा रही है तो अपने पास से डेविएट हो जाती है। जैसे इसको मान लीजिए जाना ऐसे चाहिए, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये क्या हमारा नॉर्मल है। ठीक है, जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो जाना लाइट रे को इस तरीके से चाहिए था, लेकिन लाइट रे इस तरीके से ना जाकर अपने पास से डेविएट हो जाती है। तो ये जो पूरा फिनोमेना है ये हमारा क्या कहलाता है बच्चों? रिफ्रैक्शन, यानी डेविएट हो जाना, डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ, डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ, डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ। जब वो अपने पास से क्या हो जाए? डेविएट हो जाए, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करे। तो व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ, दिस फिनोमेना इज नॉन एज रिफ्रैक्शन। तो ये फिनोमेना आपका बच्चों क्या कहलाएगा? ये फिनोमेना जो है आपका रिफ्रैक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये फिनोमेना जो है क्या कहेंगे? इसे रिफ्रैक्शन कहेंगे। ठीक, अब यहाँ जो ये एंगल बना इंसिडेंट रे है ये हमारा। तो इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाते हैं इसे हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। और ये जो रिफ्रैक्टेड रे, इस रे को हम क्या कहेंगे बच्चों? इस रे को हम लोग कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। तो रिफ्रैक्टेड रे क्या? रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी इसे हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। जैसे आप लोग इसे रिफ्लेक्टेड एंगल कहते थे जब आप क्या पढ़ते हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हो रहा है तो इसे आप लोग रिफ्रैक्टेड एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्टेड एंगल। तो यहाँ पे आर क्या है बच्चों? ये जो आर है ये हमारा कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और जो एंगल आई है ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहलाएगा बच्चों? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो व्हेन लाइट रे एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ, दिस फिनोमेना इज नॉन एज रिफ्रैक्शन। अब बात कर लेते हैं स्नेल्स लॉ की। इस एंगल का साइन का रेशियो, साइन इस एंगल का लीजिए और इस एंगल के साइन लीजिए और दोनों का रेशियो लीजिए तो ये हमेशा कांस्टेंट वैल्यू होता है। यही हमारा क्या होता है? स्नेल्स लॉ होता है। क्या कहा मैंने? रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, पूरा ना लिख के मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एक क्या रहेगा? इट इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। अगर हम ये लेते हैं तो ये कांस्टेंट वैल्यू आते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ कहते हैं। रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, ये हमारा क्या कहलाता है? स्नेल्स लॉ। यानी अगर हम इस एंगल का साइन लें यानी साइन आई अपॉन साइन आर लें तो ये हमारा क्या देगा? एक कांस्टेंट वैल्यू देगा और इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? स्नेल्स लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ। क्लियर है? ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, और ये जो साइन आई अपॉन साइन आर है ये बनाया किस लिए गया? इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को बेसिकली जो मेन इसका मकसद था वो था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को पता करने के लिए। जैसे देखिए, आप लोग जब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं तो आप ये कहते हैं कि ये 45 है तो ये भी कितना होगा? 45 होगा। आप इजीली बता देते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होता है उतना ही हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है बिल्कुल एग्जैक्ट वही हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं होता, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिफरेंट होते हैं। तो इस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को फाइंड आउट करने के लिए इस तरीके से इस फॉर्मूले को क्या किया गया? बनाया गया, जिससे कि हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को क्या कर सके? पता कर सके। अच्छा, ये जो वैल्यू आप दिख रहा है कि मैंने आपको लिखा है यहाँ पे कांस्टेंट लिखा है कि साइन आई अपॉन साइन आर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए होगा। किसके लिए होगा? आप इसे पर्टिकुलर
मीडियम के लिए कहेंगे पर्टिकुलर मीडियम, या आप कह सकते हैं कि ये एक फिक्स मीडियम। इसके लिए फिक्स मीडियम के लिए आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। जैसे आप सोच रहे होंगे कि आई की वैल्यू कुछ भी हो और कोई भी मीडियम हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे एयर टू वाटर लिखा है, यहाँ वाटर टू कुछ और हो जाए, ठीक है, वाटर टू ग्लास हो जाए, ग्लास टू वाटर हो जाए, तब भी क्या ये हमेशा कांस्टेंट वैल्यू रहेगा? नहीं। जैसे देखिए, अगर आप एयर टू वाटर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? एयर टू वाटर, ठीक है। अगर आप एयर टू वाटर ले रहे हैं, आई की वैल्यू मान लीजिए आपने 45 कंसीडर किया, उसके अकॉर्डिंग आर मान लीजिए 30 डिग्री आया, ठीक है। आई आपने 75 कंसीडर किया, आर मान लीजिए 45 आया। आई आपने 30 कंसीडर किया, आर की वैल्यू आपकी 59। तो आई आप कुछ भी कंसीडर कीजिए, उसके अकॉर्डिंग जो आर आ रहा है, दोनों वैल्यू मिल गए। अब आप साइन आई अपॉन साइन आर अगर फाइंड आउट करेंगे तो हमेशा जो है एक कैसी वैल्यू देगा? कांस्टेंट वैल्यू। सपोज कर लीजिए, ये सपोज हमने किया, ठीक है, मान मत लीजिएगा इस तरीके से, सपोज किया हमने, ठीक है, कि ऐसा करने पे हमेशा क्या आएगा? कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। अब जैसे कांस्टेंट का मतलब मान लीजिए कि जब हमने आई 45 रखा, आर 30 रखा, मान लीजिए कि ये 2 दे रहा है, कितना दे रहा है आंसर? 2। आई 75 आर 45 रखने पे भी 2 देगा, आई 30 और आर 15 रखने पे भी बच्चों क्या देगा? 2 देगा। यानी एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए कुछ भी आप आई को कंसीडर कीजिए, उसके अकॉर्डिंग जो आर आ रहा है वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आप लोगों को देगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें वाटर टू एयर की, अब हमने मीडियम को चेंज कर दिया। आप कहेंगे नहीं, मीडियम तो वही है, एयर और वाटर है। नहीं बच्चों, पहले एयर से लाइट एंटर कर रही थी वाटर में, अब वाटर से किस में जा रही है? एयर में जा रही है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अब मान लीजिए फिर से वही, आई आपने 45 लिया, आर 30 लिया, आई आपने कितना लिया था? 75, आर आपका 45 है, और आई आपने 30 लिया और आर की वैल्यू आपकी कितनी है? 15 है, ठीक है। अब फिर आपको कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, लेकिन ये जो कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी इस पहले वाले कांस्टेंट वैल्यू से क्या मिलेगी? डिफरेंट। ये दोनों आपस में कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। इसका मतलब कांस्टेंट वैल्यू तभी तक रहता है जब तक कि मीडियम जो है हमारा फिक्स है। यानी एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए ये जो स्नेल्स लॉ है वो कांस्टेंट वैल्यू देगा आपको, ठीक है। अगर आपने जैसे मीडियम को चेंज किया, आपकी वैल्यू फिर से कांस्टेंट आएगी, लेकिन पहले वाले जो मीडियम आपने फिक्स कर रखा था एयर टू वाटर का, उससे क्या आएगी? डिफरेंट आएगी, ठीक है। तो ये बच्चों आप लोग ध्यान रखेंगे, क्लियर है। और इसका मेनली इसे बनाया किस लिए गया था? इसे मेनली जो बनाया गया था वो किसको फाइंड आउट करने के लिए बनाया गया था? टू फाइंड आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को पता करने के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है। तो हमारा स्नेल्स लॉ होता क्या है? स्नेल्स लॉ हमारा होता है, स्नेल्स लॉ जो हमारा होता है, रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ये हमारा क्या कहलाता है? स्नेल्स लॉ कहलाता है। अब ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, सारी कहानी इसी के ऊपर है, जो न्यूमेरिकल है इसी से रिलेटेड है। तो पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में कि कांस्टेंट वैल्यू हमें क्या देता है, क्या बताता है, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को मैं रफ कर रहा हूँ, या इस डायग्राम को आप रहने दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे, देखिए ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू आपकी क्या कहलाती है? इस कांस्टेंट वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या था हमारा बच्चों? कांस्टेंट वैल्यू। ये कांस्टेंट वैल्यू आपका कहलाता है बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहलाता है? आर आई, यानी क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता क्या? जैसे स्नेल्स लॉ को बनाया गया मेनली किस लिए? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को पता करने। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताएगा? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर मीडियम में जिसमें लाइट ट्रैवल कर रहा है और जिस मीडियम से वो आ रहा था, तो उस पर्टिकुलर मीडियम में जिसमें लाइट अब ट्रैवल एंटर कर रहा है, उस मीडियम में लाइट की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम कितनी होगी, ठीक है ना, उसके कंपैरिजन में कितनी होगी। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है? इट शो स्पीड ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अदर, यानी जो है लाइट की जो स्पीड है जिस पर्टिकुलर मीडियम में, किसी पर्टिकुलर मीडियम में कितनी होगी विद रिस्पेक्ट टू अदर, जिससे वो आ रहा है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अदर, ठीक है। तो ये हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें इसके बारे में बताता है। इट सो स्पीड ऑफ लाइट, जो लाइट की स्पीड है इन पर्टिकुलर मीडियम, किसी पर्टिकुलर मीडियम में दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में कितनी होगी, हमें इसके बारे में कौन बताएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में एक और फॉर्मूला निकलता है, इसको हम एन से डिनोट करते हैं, सीबीएसई में से एन से, और कई सारी किताबों में से म्यू से भी, इस तरीके से म्यू बना के भी डिनोट किया रहता है, ठीक है ना। तो एन या म्यू इस तरीके से, ज़्यादातर हम लोग एन से यूज करते हैं, तो ये इसका डिनोशन है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए अब
इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हम लोग एक और फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, वो आप समझिए। देखिए लाइट की जो स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, वैक्यूम में या एयर में। वैसे वैक्यूम और एयर में दोनों में डिफरेंट होती है, लेकिन अप्रॉक्स में दोनों लगभग एक दूसरे के इक्वल होते हैं, थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो हम वैक्यूम या एयर में लाइट की स्पीड को सेम ही कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, यानी जो लाइट की स्पीड होती है इज ग्रेटेस्ट इन, स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटेस्ट इन, ठीक है, वैक्यूम और एयर, ठीक है। लाइट की स्पीड जो है वो वैक्यूम या एयर में क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और बाकी किसी भी पर्टिकुलर मीडियम में जो लाइट की स्पीड होगी वो वैक्यूम या एयर के कंपैरिजन में क्या होगी, लेस होगी। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट लेस देन इन अ पर्टिकुलर मीडियम with respect to वैक्यूम और एयर, ठीक है बच्चों। मैंने क्या बताया आप लोगों को, पहले मैंने आप लोगों को यहाँ बताया कि जो कांस्टेंट वैल्यूज हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है बच्चों, इट्स शो स्पीड ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम, किसी मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है विद रिस्पेक्ट टू अदर, दूसरे जिस मीडियम से वो आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कहूँ तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए कि वाटर में जब लाइट एंटर किया, यहाँ पे वाटर था ना, तो वाटर में मान लीजिए जब लाइट एंटर कर रहा है तो वाटर में अगर मैंने कहा कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समथिंग मैंने कुछ कह दिया 3 है, तो ये बताएगा कि लाइट की स्पीड जो है एयर के कंपैरिजन में यहाँ पर कितना टाइम्स है, ठीक है, कितनी तेज है या क्या है, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों को ये बताएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को ये बताया कि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, वैक्यूम या एयर में होता है, और स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो लेस देन होता है किसी पर्टिकुलर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, और किसी भी पर्टिकुलर मीडियम में जो लाइट की स्पीड होगी वो वैक्यूम या एयर के कंपेरिजन में क्या होगी, कम होगी। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ से देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला बनता है, अब ध्यान से देखते चलिएगा। पहले हमने साइन आई अपॉन साइन आर को कॉन्स्टेंट का, अब देखिए किसी भी पर्टिकुलर मीडियम में हम लाइट की स्पीड को क्या कह रहे हैं, कम कर रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे एयर में हमने लाइट की स्पीड को किससे डिनोट कर दिया, सी से, ये स्पीड ऑफ लाइट है। डिफरेंट मीडियम में बच्चों लाइट की स्पीड क्या होती है, डिफरेंट होती है ड्यू टू देयर वेवलेंथ, ठीक है। अलग अलग मीडियम में जो है लाइट की स्पीड जो है अलग अलग होती है। अब क्यों होती है अलग अलग, मैं ये बता दूं आप लोगों को, वेवलेंथ के कारण होती है, लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। अब वेवलेंथ क्यों चेंज होता है, वेवलेंथ जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसी भी मीडियम का, जबकि जो और फ्रीक्वेंसी जो है, देखिए दो चीज़ें मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पर साथ ही साथ। एक ये स्पीड ऑफ लाइट, चलिए ये थोड़ी देर बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी नॉर्मली जो हम जिसके फॉर्मूले के ऊपर बात कर रहे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहले उसे समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने कहा कि यहाँ पे लाइट की स्पीड एयर में कितनी है, सी है, और इस पर्टिकुलर मीडियम में लाइट की स्पीड मान लीजिए वी है। तो हमने क्या कहा कि लाइट की स्पीड जो होगी वो कम होगी ना, लेस देन होगी, किससे, एयर से, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर मीडियम में लाइट की जो स्पीड होती है वो वैक्यूम या एयर के कंपैरिजन में क्या होती है, कम होती है। तो मान लीजिए कि मुझे इस पर्टिकुलर मीडियम में लाइट की स्पीड को बताना है, ठीक है, लाइट की स्पीड को, तो ये किससे कम होगा, एयर से कम होगा। अब कम के लिए हमेशा क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू तो और ग्रेटर होती जाएगी। तो ये एयर है, ठीक है, एयर में लाइट की स्पीड है। अब अगर इसे कम करना है, ये वैल्यू कम करनी है, तो इसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड करूंगा, ऑब्वियस सी बात है। किससे डिवाइड करूंगा, तो किससे डिवाइड करूंगा, अभी हमने बताया कि कौन हमें लाइट की स्पीड के बारे में बताता है किसी भी पर्टिकुलर मीडियम में, तो हमें बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये वैल्यू हमें ये बताएगी कि एयर के कंपैरिजन में इसमें लाइट की स्पीड कितनी है, तो यही वैल्यू तो हमें बताएगा कि कितनी कम है। तो हम डिवाइड किससे करेंगे, एन से डिवाइड करेंगे, यानी किसी भी पर्टिकुलर मीडियम में लाइट की स्पीड जो होती है, हमने ये कहा एयर से कम होती है। तो अब ये एयर में लाइट की स्पीड है, अब हमें इसको कम करना है, तो कम करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो डिवाइड करेंगे। डिवाइड किससे करेंगे, तो हमें कौन बताता है कि लाइट की स्पीड कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। कौन बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा किसी भी पर्टिकुलर मीडियम में लाइट की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम कितनी है, तो हमने एन से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। यहाँ से आप एन को इस साइड लाइए, एन को इस साइड आप लाइएगा तो एन इक्वल टू क्या बना फॉर्मूला, सी अपॉन वी। तो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मेन फॉर्मूला बन गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सी अपॉन वी, यानी जिस मीडियम से सी क्या है, जिस मीडियम से लाइट आ रही है, वी क्या है, जिस मीडियम में लाइट की स्पीड जा रही है। अब ये वैल्यू आप मान लीजिए लाइट की स्पीड कितनी होती है बच्चों, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब आप इसमें जो है
यहाँ पर जैसे देखिए ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब n की वैल्यू मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 या 3 या समथिंग है, ठीक है ना। मोर देन हमेशा 1 ही होगा, क्या होगा, मोर देन 1 होगा, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों, ठीक है ना। n की वैल्यू किसी भी पर्टिकुलर मीडियम के लिए हमेशा मोर देन क्या होती है, 1 होती है, ये ध्यान रखिएगा। यहीं पर बता दे रहा हूँ मैं, n जो होता है n फॉर अ पर्टिकुलर मीडियम, या कहाँ लिखें, चलिए यहीं पर बता दे रहे हैं, फॉर अ पर्टिकुलर मीडियम, फॉर अ पर्टिकुलर मीडियम, ठीक है, या एयर को छोड़कर जब या इसके बारे में बाद में बात करेंगे, छोड़िए, ठीक। यहाँ पे देखिए n हम क्या कर रहे थे, ये लाइट की स्पीड यहाँ पे क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और n की वैल्यू को हमने मान लीजिए 2 कंसीडर कर लिया। अब 2 से आप डिवाइड करिएगा तो ऑब्वियस सी बात है अब लाइट की स्पीड उस पर्टिकुलर मीडियम में क्या देगा, वो कम ही देगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा हमने पहले बनाने की कोशिश की, फॉर्मूला कैसे बनेगा, लाइट की स्पीड एयर के कंपेरिजन में क्या होगी, इस पर्टिकुलर मीडियम में कम होगी, तो एयर में c। अब इसको कम कौन करेगा, कम करने के लिए हमने डिवाइड करना था, तो डिवाइड हमने किससे कर दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू से कर दिया। फॉर्मूला बनाया, n को इस साइड हम ले आए तो n = c/v, क्लियर है। तो ये आप लोग फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ये आप लोगों को बहुत काम आएगा, ठीक है। c क्या है, लाइट जहाँ से आ रही है, v क्या है, जहाँ पे लाइट जा रही है। याद रखिए c यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लिखते समय ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि c हम उसे लेते हैं जहाँ से लाइट आ रही होती है, और v जहाँ पे लाइट जा रही होती है, क्लियर है बच्चों। तो इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोग पहले। चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं चीज़ों को। ये बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग, तो अभी तक हमने 2 फार्मूले कंसीडर किए, एक तो sin I/sin r कांस्टेंट जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमने फार्मूला देखा n = c/v, ठीक है। तो जो हम चीज़ें पढ़ते जा रहे हैं वहाँ यहाँ पर हम लिख देते हैं। पहले हमने देखा स्नेल्स लॉ क्या होता है, sin I/sin r क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है, क्या होता है, कांस्टेंट। उसके बाद हमने देखा कि साइन और इस कांस्टेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, n से, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। फिर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला देखा n = c/v का, ठीक है। इसके बाद एक टर्म आता है बच्चों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहा जाता है, तो उसे आप लोग समझिए, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आपसे वैसे कोई कहे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 3 है, कितनी है, 3 है। जैसे एक और मैं क्वेश्चन इससे पहले आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए कि बोला गया कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है, इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग बच्चों ये है कि लाइट की जो स्पीड है वो एयर के कंपैरिजन में, एयर के किसी भी मीडियम का जो कंपैरिजन होता है, लाइट की स्पीड का किसी भी पर्टिकुलर मीडियम में जो कंपैरिजन होता है वो हमेशा एयर या वैक्यूम से होता है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो एयर के कंपैरिजन में कितनी टाइम्स कम हो चुकी है, तो 1/3 टाइम्स कम हो चुका है। कितना कम हो चुका है, 1/3 टाइम्स, ठीक है। जैसे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए 3 दिया हुआ है और मैंने कहा कि इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग ये है। अब इसका आप मीनिंग निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं इसका मीनिंग, इस फॉर्मूले से। n की जगह अगर आप 3 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, n की जगह आप 3 अगर पुट करेंगे तो 3 = c/v, v को इस साइड लाइए तो c/3, यानी यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि लाइट की स्पीड उस पर्टिकुलर मीडियम में एयर के कंपैरिजन में कितने टाइम्स कम हो चुका है, 1/3 टाइम्स कम हो चुका है। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा था कि लाइट की स्पीड एयर या वैक्यूम में ज़्यादा होती है, बाकी अदर मीडियम से यानी किसी भी पर्टिकुलर मीडियम में लाइट की स्पीड एयर या वैक्यूम के कंपैरिजन में कम होती है। क्लियर, और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू यही बताता है कि कितना है उसमें लाइट की स्पीड। क्लियर, स्क्रीनशॉट लीजिए पहले इसका। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ पे हम लोग एक टर्म इंट्रोड्यूस होता है, नया टर्म जो इंट्रोड्यूस हो रहा है वो है हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जरा इसे समझते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है, ठीक है। जब लाइट, अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालने लगे, मैंने ये कहा कि एयर और वैक्यूम में सेम नहीं होता, डिफरेंट होता है, लेकिन अप्रॉक्स में इक्वल होता है, तो हम उसे इक्वली लेके चलते हैं। एयर या वैक्यूम का हम कहते हैं कि सेम है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाले, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाले, एयर का। अगर हम लोग किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाले बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ठीक है। पहले तो आप समझिए एब्सोल्यूट का मतलब, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर की बाद में बात करेंगे। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है कि अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप वैक्यूम के कंपैरिजन में निकालते हैं, किसके कंपैरिजन में निकालते हैं, वैक्यूम के कंपैरिजन में निकालते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या हुआ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इफ वी फाइंड इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम with respect to vacuum, with respect to, यस डायरेक्ट लिखिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। वैक्यूम के कंपैरिजन में
किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वही हमारा क्या कहलाता है बच्चों, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, जब आप वैक्यूम से उसका कंपैरिजन कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। अगर हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें एयर के लिए, किसके लिए बात करें, एयर के लिए, अगर हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, एयर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं बच्चों, तो अभी आपने देखा C/V, यानी हम किसका निकाल रहे हैं, एयर का निकाल रहे हैं। तो एयर में लाइट की स्पीड कितनी, c, ठीक है भाई। यहाँ पे आप क्या लिखेगा, स्पीड चलिए पहले से लिख दीजिए कि v वैक्यूम में, ठीक है, वैक्यूम के कंपैरिजन में निकाल रहे हैं, ठीक है, जहाँ से आ रही है लाइट। अब हम निकाल रहे हैं एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी एयर में एंटर कर रहा होगा और आ कहाँ से रहा होगा, किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि जब आप वैक्यूम से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वैक्यूम से लाइट आ रही है तो v वैक्यूम, ठीक है, और जिसमें जा रही है तो किसमें जा रही है बच्चों, एयर में, ठीक है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर का मतलब है कि हम एब्सोल्यूट का मतलब ये कहते हैं कि जब लाइट वैक्यूम से कंपैरिजन किया जाता है, लाइट की स्पीड का कंपैरिजन किससे किया जाता है, वैक्यूम से, यानी वैक्यूम से लाइट आ रही होगी और जा किस में रही है, एयर का निकाल रहे तो एयर में जा रही होगी। अब वैक्यूम में लाइट की स्पीड, ठीक है, वो अप्रॉक्स में किसके इक्वल होती है, तो वो तो इक्वल होती है किसके, लाइट, एयर में लाइट की स्पीड के, तो c हमने लिखा, ठीक है, और एयर में लाइट की स्पीड भी क्या होती है, c होती है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, c होती है। c से c क्या हो गया बच्चों, कैंसिल आउट, तो कितना आया, 1 आया। यानी एयर का अगर आपसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाए तो वो कितना होगा, 1 होगा। और बाकी किसी भी मीडियम का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा या 1 से कम होगा। अगर आप लोग किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे एयर का आपने निकाला तो वो कितना आया, 1 आया, ठीक है। अगर हम किसी और मीडियम का निकालें, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम किसी और मीडियम का देखें तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लीजिए वाटर का निकालना चाह रहे हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो एयर, वैक्यूम में लाइट की स्पीड हमने कहा 3 × 10⁸, ठीक है, और उस वाटर में लाइट की स्पीड एयर से तो कम ही होगा, कम होगा। तो जैसे मान लीजिए हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाल रहे हैं, वाटर का, तो हमने ये कहा लाइट कहाँ से आ रहा है, वैक्यूम से, वैक्यूम में लाइट की स्पीड जो एयर में होती है उसके लगभग इक्वल, यानी 3 × 10⁸ के। वाटर में लाइट की स्पीड एयर के कंपैरिजन में तो कुछ कम ही रहेगा, तो हमने ये कहा कि कितना है, मान लीजिए 2 × 10⁸ है। अब अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 1 से ग्रेटर आएगी, 1 से लेस आएगी, तो ग्रेटर देन क्या आएगा, 1 आएगा, ग्रेटर देन क्या आएगा, ग्रेटर देन 1। क्लियर है, यानी एयर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है और बाकी किसी भी मीडियम का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। क्या होगा, ग्रेटर देन 1। इस चीज़ को आप लोग क्लियर रखिएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट मैं आप लोगों को नोट करवा दे रहा हूँ कि एयर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, 1 होगा, और किसी भी पर्टिकुलर मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट, ए लिख दूँ बस, ARI, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम। याद रखिए जब भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं तो किससे कंपैरिजन करेंगे, वैक्यूम से। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज ग्रेटर देन 1। ये ग्रेटर देन क्या होगा बच्चों, 1 होगा, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज ग्रेटर देन 1। क्लियर है। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा, sin I/sin r कांस्टेंट, ये स्नेल्स लॉ था। फिर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा C/V। फिर हमने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म को समझा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। फिर हमने एयर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा, वैक्यूम से कंपैरिजन कर रहे हैं, लाइट वैक्यूम से आ रही है, जा किस में रही है, एयर में, दोनों में लाइट की स्पीड लगभग सेम रहती है, तो C/C तो 1, यानी एयर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। अब हमने वाटर का निकाल के देखा, तो वैक्यूम से, वैक्यूम में लाइट की स्पीड ये, वाटर में तो कम रहेगा, 2 हमने ले लिया, सपोज कर लिया, डिवाइड करेंगे तो ग्रेटर देन क्या आएगा, 1 आएगा। यानी किसी भी पर्टिकुलर मीडियम में जो लाइट की स्पीड होगी उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी, किसी भी पर्टिकुलर मीडियम का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो अगर आपके एग्जाम में MCQ में CUET में आता है, ये CUET के लिए भी क्वेश्चन बन जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर मीडियम का ये वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्रेटर देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा, इक्वल टू 1 होगा, या नन ऑफ दिस, तो आप दिखाएंगे कि ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है बच्चों, नोट कर लीजिए आप इसे। चलिए बच्चों, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग जनरल एक कंडीशन लेके चलते हैं, ठीक है। देखिए
कॉन्सेप्ट ये पहले समझना जरूरी है। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे तो आप लोग मान लीजिए कि रट के गए एग्जाम में कि हम ये 2 सवाल या किसी भी सैम्पल पेपर से कहीं से भी आप रटते हैं, क्वेश्चन बैंक से रटते हैं, ठीक है, तो आप लोग वही 2 क्वेश्चन कर पाएंगे, लेकिन अगर उससे कुछ अलग आ गया तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट तो पता नहीं है तो कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए पहले आप लोग कॉन्सेप्ट को करिए, चाहे थोड़ा सा लेट हो जाए, ठीक है। तो पहले अगर आप कॉन्सेप्ट को कर लेंगे तो किसी भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं, हमने अभी तक 4 पॉइंट्स को क्लियर किया है, साइन A1 साइन R कांस्टेंट n = C/V और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये क्या होता है, वैक्यूम में, किसमें, वैक्यूम से जब कंपैरिजन करते हैं, किससे कंपैरिजन करते हैं, वैक्यूम से और किसी भी मीडियम का, जैसे एयर हमने लिया था, ठीक है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना किसी भी मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ठीक है, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर हमने एयर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा, ARI फॉर एयर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना देखा बच्चों, हमने 1 देखा। और किसी भी मीडियम का, ठीक है, ARI फॉर एनी मीडियम, ठीक है, ARI फॉर एनी मीडियम, किसी भी मीडियम का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा बच्चों वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा बच्चों, 1। क्लियर है, ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब हम एक जनरल कंडीशन लेके चल रहे हैं, तो जनरल कंडीशन को आप लोग समझिएगा, इसे मैं रफ करने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो जनरल कंडीशन ये, चलिए इसी को ले लेते हैं। जनरल कंडीशन में हम लोग थोड़ा सा बस चेंज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई मीडियम कह दीजिए, आपने इसे कह दिया मीडियम फर्स्ट, क्या कह दिया, मीडियम फर्स्ट, और इसे आपने कहा एयर या वाटर की बात नहीं चली, किसी भी एयर के अलावा हमने कोई भी मीडियम ले लिया, जनरल कंडीशन ले रहे हैं, ठीक है। एयर की जगह कुछ भी 2 मीडियम हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमने यहाँ पे मीडियम 1 लिया और ये मीडियम हमारा क्या है, 2 है, और ये हमने यहाँ पे लाइट की स्पीड को v1 कहा और इसमें लाइट की स्पीड को हमने क्या कहा, v2 कहा, ठीक है। और इन चीज़ों को रफ कर देते हैं, ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। ये रिफ्रैक्टेड रे भी हटा दीजिए यहाँ से। अब जरा देखिए, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या क्या चीज़ें चेंज हो जाती है। एक तो स्पीड चेंज हो जाती है, दूसरी लाइट की जो वेवलेंथ है वो भी दोनों मीडियम में डिफरेंट होती है, यानी λ1 वेवलेंथ, ठीक है, λ1 और लैम्डा से डिनोट करते हैं वेवलेंथ को, और यहाँ पे वेवलेंथ कितनी हो गई, λ2 हो गई। वेवलेंथ का मतलब डिस्टेंस ही जो लाइट ट्रेवल करता है उसे वेवलेंथ कहेंगे हम, ठीक है। अब वेवलेंथ के चेंज होने से ही ये सारी चीज़ें, जो स्पीड है वो भी चेंज होती है। वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ क्यों चेंज होता है, वेवलेंथ जो होता है ना बच्चों, वो किसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो खासियत होती है मीडियम की। तो यहाँ मीडियम अगर चेंज हो रहा है तो इसलिए वेवलेंथ भी क्या होगा, चेंज होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जो वेवलेंथ होता है, लैम्डा जो होता है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ये जो है ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा वो किसका होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम, ये मीडियम का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जबकि एक और चीज़, जो फ्रीक्वेंसी है लाइट की, जो फ्रीक्वेंसी वो सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी को मान लीजिए हमने न्यू से डिनोट किया, ये न्यू हमारा फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे भी हमने न्यू लिख दिया, ये फ्रीक्वेंसी है। क्या है बच्चों, ये फ्रीक्वेंसी है, क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी आपको दिख रहा है एज इट इज है, क्या है, एज इट इज। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं चेंज होती बच्चों, फ्रीक्वेंसी जो होता है ना, किसी भी सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होता है किसी भी सोर्स का, वो किसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो सोर्स का ही कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो फ्रीक्वेंसी जो होता है, न्यू जो होता है, वो किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, ये कैरेक्टर कितना है, किसका है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोर्स। तो सोर्स तो हमारा सेम है। जब लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में गया, जिससे लाइट आ रहा है, सोर्स तो थोड़ी ना चेंज हुआ। ऐसा थोड़ी ना कि पहले बल्ब था और इसमें आके वो कुछ और बदल गया, सोर्स तो वही है। तो जो वेवलेंथ है वो मीडियम का कैरेक्टरिस्टिक है, मीडियम चेंज हो रहा है तो वेवलेंथ भी चेंज होगा, ठीक है। उसकी वजह से हमारा स्पीड चेंज हो रहा है, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी है, क्या है, फ्रीक्वेंसी, वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक। तो सोर्स तो हमारा सेम है, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी भी दोनों में क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्लियर। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आई तो स्पीड v1 v2, वेवलेंथ λ1 से λ2 हो गया मान लीजिए, और फ्रीक्वेंसी न्यू था पहले भी और बाद में भी कितना न्यू है। और एक छोटी छोटी बातें आप लोगों को पता ही होगी कि जब लाइट रे किससे, रेयर टू डेंसर में जाता है, रेयर टू डेंसर में तो नॉर्मल की तरफ बेंड होता है, और जब डेंसर टू रेयर में जाता है, डेंसर टू रेयर में, तो नॉर्मल से क्या होता है, अवे होता है, ठीक है। ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे पहले मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसे समझ लीजिए। जब लाइट रे रेयर टू किस में जाए, डेंसर में, रेयर टू डेंसर में जाता है तो क्या होता है, टूवर्ड्स नॉर्मल, बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल, बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ देखिए। जैसे मान लीजिए ये कोई रेयर मीडियम होगा, जैसे एयर, और डेंसर यानी वाटर, तो इससे इधर जा रहा है तो बैंड हो रहा है नॉर्मल की तरफ। तो रेयर टू डेंसर तो बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। और डेंसर टू रेयर, डेंसर टू
रेयर, तो इसका अपोजिट कर दीजिए अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्लियर है बच्चों, तो इसे आप लोग पहले नोट कर लीजिए, चलिए नोट करिए तो इसे। चलिए अब हम आगे समझते हैं, आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। देखिए अब हम जनरल कंडीशन लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे चीज़ों को समझिए जरा। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव होने वाला है, जो अभी से लेकर आप लोगों के जब तक कि आपका रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स और डुअल नेचर एंड मैटर एंड रेडिएशन, यानी ये 3 यूनिटों में यहाँ का ये जो फॉर्मूला मैं समझा रहा हूँ, ये तीनों यूनिट में यूज होने वाला है। बहुत ध्यान से समझिएगा इसे, ठीक है। आपने क्या कहा स्नेल्स लॉ को, एस साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट वैल्यू, ये कहा था आपने। स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एन से, ठीक है। अब इस एन को लिखने का तरीका, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाल रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका निकालते हैं जिस मीडियम में लाइट एंटर कर रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट किस में एंटर कर रहा है, तो लाइट एंटर कर रहा है सेकंड मीडियम में विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो लिखने का तरीका देखिए, लिखते कैसे वो समझ लीजिए, ठीक है। तो हम लाइट एंटर किस में कर रहा है, सेकंड मीडियम में, और आ कहाँ से रहा है, फर्स्ट मीडियम से। आ कहाँ से रहा है, फर्स्ट मीडियम से। तो 1 and 2 कैसे लिखेंगे, 1 and 2, ठीक है। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 and 2, इस तरीके से भी लिखते हैं। क्लियर है, या तो आप ऐसे लिख दीजिए, या आप इसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, देखिए 1 and 2, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका निकाला जाता है जिस मीडियम में लाइट एंटर कर रहा होता है। तो लाइट इस मीडियम में एंटर कर रहा है, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ठीक है। डिनोट करने का तरीका बच्चों ये होता है, लेकिन हम जानते हैं कि जब भी किसी चीज़ का कंपैरिजन किया जाता है, जिससे कंपैरिजन किया जाता है वो डिनोमिनेटर में रहता है, और जिसका कंपैरिजन किया जाता है वो न्यूमरेटर में रहता है। जैसे आपके जो मार्क्स आते हैं, तो आप 100 से कंपैरिजन करें तो 100 नीचे लिखा जाता है, और जितने मार्क्स आ रहे हैं उसे कहाँ लिखा जाता है, ऊपर। इसी तरीके से ये तो डिनोट करने का तरीका हो गया, लेकिन हम निकाल किसका रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम का, यानी N2 का, विद रिस्पेक्ट टू किसके कंपैरिजन में, 1 के कंपैरिजन में। तो N2 अपॉन N1, ये बात ध्यान रखिए। डिनोट इस तरीके से करते हैं, लेकिन जो लिखते हैं, राइट डाउन करते हैं उसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, वो वैसे ही करते हैं जैसे हम मैथ में या बाकी चीज़ों में करते हैं, कि जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं। फिर से समझिए, स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिनोट करेंगे, सेकंड मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, पीछे लिख दिया। अब लिखेंगे कैसे इसे 1 and 2 को, तो कंपैरिजन कर रहे हैं ना किस मीडियम से, फर्स्ट मीडियम से। फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे और सेकंड का ऊपर। किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसके कंपैरिजन में होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 दे रखा है, तो वो किसके कंपैरिजन में दे रखा है, वो आपको दे रखा है एयर के कंपैरिजन में। किसके कंपैरिजन में, एयर या वैक्यूम के कंपैरिजन में दे रखा है। एयर या वैक्यूम एक ही बात है, दोनों की स्पीड में लगभग क्या रहती है, सेम होती है, तो उसके कंपैरिजन में दे रखा है। क्लियर है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो हमने किस तरह से नोट किया, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1 and 2, यानी सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इक्वल टू N2 अपॉन N1। क्लियर है। अब आगे जरा देखिए, अभी आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पढ़ा, क्या, N इक्वल टू C अपॉन V, यानी इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी N2 हमने कहा, इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने क्या कहा, N2, और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या कहा हमने, N1। तो N2 का जनरल फॉर्मूला यहाँ से देखें तो क्या होगा, C अपॉन V, यानी इस मीडियम में लाइट की स्पीड, किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसके कंपैरिजन में होता है, वो होता है हमारा एयर के। किसी भी पर्टिकुलर मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है तो किसके कंपैरिजन में होगा, एयर के कंपैरिजन में, एयर के कंपैरिजन में। इसी तरह से तो लिखते हैं। अब यहाँ पर जरा लिखिए, एयर के कंपैरिजन में लाइट की स्पीड c, ठीक है, और इस पर्टिकुलर मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है, v2 है, तो c अपॉन v2 क्या होगा, c अपॉन v2, और यहाँ पे क्या होगा, c अपॉन v1। फिर से समझिए 1 and 2, इन चीज़ों को थोड़ा सा आप टाइम देके समझिए, लेकिन समझ में आ गया तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, कंपैरिजन कर रहे तो इसको नीचे लिख दिया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला c अपॉन v, यानी किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा विद रिस्पेक्ट टू किसके होगा, एयर के होगा। तो एयर के रिस्पेक्ट में ये तो रहा, तो c, और इस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी, v2। फिर हम N1 को लिख रहे हैं, N1, तो N1 के लिए भी इसी तरीके से लाइट की स्पीड c, और इस N1 में लाइट की स्पीड कितनी, v1, तो हमने v1 लिखा, ठीक है। c से c हमारा बच्चों क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, v1 हमारा ऊपर पहुंच जाएगा और v2 कहाँ जाएगा, नीचे। यानी आपने देखा कि N2 अपॉन N1 किसके इक्वल है, v1 अपॉन v2 के। अब v का एक फॉर्मूला होता है n लैम्डा, यानी फ्रीक्वेंसी न्यू और लैम्डा, यानी ये हमारी फ्रीक्वेंसी और ये हमारा क्या है, वेवलेंथ है। v का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू होता है हमारा स्पीड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो न्यू इस मीडियम में, फर्स्ट सेकंड मीडियम में, ठीक है, सॉरी, ये इस वेलोसिटी के अकॉर्डिंग रखेंगे तो न्यू,
और यहाँ पे क्या रखेंगे, v1 इस मीडियम में लाइट की स्पीड थी, इस मीडियम में वेवलेंथ कितना है λ1, तो न्यू λ1 फ्रीक्वेंसी तो न्यू है, और इस मीडियम में तो न्यू λ2, न्यू से न्यू कैंसिल तो क्या बचा λ1 अपॉन λ2। तो यहाँ से ये आपका बना रामबाण जो आप लोगों को यूज करना है सवालों में। और ये कहाँ तक यूज होगा मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर यूज होगा ये माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ठीक है, डुअल नेचर एंड मैटर एंड रेडिएशन, इंटरफ्रेंस, हर जगह इस फॉर्मूले का यूज होना है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। अब इसको थोड़ा सही तरीके से हम लिख देते हैं, यानी हमने ये देखा कि सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के कंपैरिजन में, एक तो ये जनरल हो गया साइन आई अपॉन साइन आर, दूसरा आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाले, रटिए मत समझिए, सेकंड मीडियम का निकाल रहे हैं ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट किस में एंटर कर रहा है सेकंड मीडियम में, कहाँ से, इससे, तो जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं उसे नीचे, फिर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ इसका उल्टा होगा क्या, वेलोसिटी, यानी n2 अपॉन n1, याद रखिए जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखिएगा उसका अपोजिट कर दीजिए वेलोसिटी में, v1 अपॉन v2, v1 अपॉन v2, और उसके बाद वेवलेंथ में भी सेम टू सेम रहेगा, नहीं λ1 अपॉन λ2। तो कंक्लूजन के तौर पे आप लोग इसे ध्यान रखिए, ठीक है, ये तो हमने सॉल्व करके देखा है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट साइन आई अपॉन साइन आर या n2 अपॉन n1, ठीक है, कंपैरिजन कर रहे हैं n1 से, तो n1 को नीचे लिखा, फिर हमने सॉल्व किया तो हमारा क्या आया था v1, यानी जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका उल्टा होगा यहाँ पे, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड में कैसा रिलेशन होता है, उल्टा रिलेशन होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में भी उल्टा रिलेशन होता है। अगर हम बात करें वेवलेंथ और स्पीड में तो प्रोपोर्शनल, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हमारा रिलेशन होता है। क्लियर है बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपने ये कंक्लूजन देख लिया, तो अब इन चीज़ों को हम रफ कर रहे हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड जितनी भी बातें थी वो आप लोगों को मैंने क्लियर करवा दिया है, ठीक है। तो आप लोग इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को अब रफ करते हैं, और जो हमारा कंक्लूजन है सिर्फ उसे हम राइट डाउन कर लेंगे। तो हमारा कंक्लूजन जो आया है उसे हम क्या करेंगे, राइट डाउन करते हैं। अब देखिए यहाँ तक हमने ये 4 पॉइंट्स पढ़े थे, ग्रेटर देन 1, तो हमारे कितने पॉइंट्स हो गए, 1, 2, सेकेंड, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट एंड लास्ट फिफ्थ पॉइंट हमने क्या पढ़ा, 1 and 2 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर बच्चों, ठीक है। सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट के, तो n2 अपॉन n1, जो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका उल्टा रिलेशन किस में होता है, वेलोसिटी में, यानी स्पीड में v1 अपॉन v2, और स्पीड का और वेवलेंथ का कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्टली, तो λ1 अपॉन λ2। बस आप ऐसे ध्यान रखिए जैसे मैंने आपको बताया, 1 and 2 लिख दिया आपने। अब सेकंड मीडियम का निकाल दे, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर किसके कंपैरिजन, फर्स्ट के। आपको पता रहना चाहिए, बस इतना ध्यान रहना चाहिए कि स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अपोजिट रिलेशन होता है, तो v1 अपॉन v2 हो जाएगा, और इन दोनों में डायरेक्टली तो जो यहाँ है वही यहाँ, यानी v1 तो λ1, v2 तो λ2। क्लियर है बच्चों, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा क्रिटिकल एंगल का। किसका है बच्चों, क्रिटिकल एंगल का। तो क्रिटिकल एंगल के कॉन्सेप्ट को जरा समझिए आप लोग। क्रिटिकल एंगल, ठीक है। क्रिटिकल एंगल क्या होता है बच्चों, जब लाइट जो है ना, पहले तो क्रिटिकल एंगल के लिए एक नेसेसरी कंडीशन है कि लाइट किससे किस में एंटर करना चाहिए, डेंसर टू रेयर में, डेंसर टू रेयर में। ध्यान रखिए क्रिटिकल एंगल के लिए, वैसे तो क्रिटिकल एंगल आप लोगों को कई क्वेश्चनों में कह देगा जहाँ पे लाइट रेयर टू डेंसर में जा रहा होगा, लेकिन जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है क्रिटिकल एंगल का, ठीक है, वो है डेंसर टू रेयर के लिए। यानी इस चीज़ को अभी समझ में आएगा आप लोगों को, डेंसर टू किसके लिए है, रेयर के लिए। जो मैं यहाँ पे कंडीशन समझाने वाला हूँ वो ध्यान रखिएगा, वो तभी एप्लीकेबल है जब लाइट रे डेंसर टू किस में जा रहा हो, रेयर में जा रहा हो, ठीक है। देखिए जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, ठीक है, जैसे मान लीजिए डेंसर टू रेयर में हम बात कर रहे हैं, तो डेंसर से रेयर में जाए, और कोई ऐसी कंडीशन मिले कि जब आप ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, कोई ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस मिले। क्रिटिकल एंगल बेसिकली होता क्या, क्रिटिकल एंगल बेसिकली हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस ही होता है। क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या कहते हैं बच्चों, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। लेकिन कंडीशन है उसमें, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर जो आपका रिफ्रैक्टेड रे है, कौन सा रे, अब रिफ्रैक्टेड रे ऐसे जाना चाहिए था, जो आपका रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल के साथ। अभी मैंने आपको बताया था कि डेंसर टू रेयर में जब लाइट जाती है तो नॉर्मल से क्या होती है, अवे होती है, ठीक है। जब रेयर टू डेंसर में तो टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है, और जब डेंसर टू रेयर में तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अवे हुआ और इतना दूर चला गया कि इस तरीके से गया कि इसने कितने डिग्री का एंगल बना लिया नॉर्मल के साथ, 90 डिग्री का एंगल बना लिया। कितने डिग्री का बना लिया, 90 डिग्री का। तो क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, पहले तो डेंसर टू रेयर मीडियम होगा, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर टू रेयर मीडियम के लिए फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द नॉर्मल। जब ये कितने डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री का एंगल बना, तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस का, ये जो आई है ना आपका, ये जो आई है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, यही क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल, जिसे हम आईसी से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, आईसी से।
क्लियर है बच्चों। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता, सॉरी क्रिटिकल एंगल क्या होता है, एन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एन एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक मैं बात बता दूं, अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, अगर ये छोटे मोटे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब से सवाल बिल्कुल भी नहीं होंगे। हर सवालों में कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। तो एन एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री विथ, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेक एन एंगल, ऐसे लिख दीजिए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेक एन एंगल 90 डिग्री विद नॉर्मल, यानी जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी जो रिफ्रैक्टेड रे है, यहाँ पर हमने गलत लिख दिया, एट विच रिफ्रैक्टेड, एन एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच रिफ्रैक्टेड रे, यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे लिख दीजिए, रिफ्रैक्टेड रे एट विच रिफ्रैक्टेड रे मेक एन एंगल 90 डिग्री विद नॉर्मल, यानी एक ऐसी कंडीशन, और कंडीशन कब, डेंसर टू रेयर के लिए, क्योंकि अगर रेयर टू डेंसर भेजिएगा तो रेयर टू डेंसर भेजने में वो टूवर्ड्स नॉर्मल होता जाएगा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का 90 डिग्री बनना पॉसिबल नहीं है। तो हमें अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री चाहिए तो हमें डेंसर टू किस में भेजना पड़ेगा, रेयर में भेजना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए क्रिटिकल एंगल की कंडीशन क्या होनी चाहिए, डेंसर टू रेयर, ठीक है। तो ये एन एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच रिफ्रैक्टेड रे मेक एन एंगल 90 डिग्री विथ नॉर्मल, तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कहलाएगा, देन दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉन एज क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो ये आई क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ, सॉरी ये जो इंसिडेंस एंगल है वो आपका क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल कहलाएगा, ठीक है बच्चों। यानी जब आपका आई क्रिटिकल एंगल होगा तो उस कंडीशन में जो आपका आर है वो कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, ये कंडीशन आप याद रखिए। तो क्रिटिकल एंगल के लिए आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर आप क्रिटिकल एंगल उसे कह रहे हैं तो उस कंडीशन में जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर ये पॉइंट। अब आप लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए, इस चीज़ को देखिए, यहाँ पर जो हमने 1 and 2 ये से लिया था, यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ, देखिए जरा, n1 साइन आई, अगर मैं ये दोनों पोर्शन लूँ तो n1 साइन आई इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, n2 साइन आर लिख सकता हूँ। ये भी, इसे भी ऐसे ही स्नेल्स लॉ कहते हैं भाई, हमने इसे स्नेल्स लॉ कहा है, इसे मैंने इस तरह से मॉडिफाई कर देती, ये भी तो क्या कहलाएगा, स्नेल्स लॉ कहलाएगा। और ये स्नेल्स लॉ कहाँ एप्लीकेबल होता है, जब दो सरफेस आते हैं, जहाँ पे दो सरफेस हो, जहाँ से लाइट अपना पाथ क्या कर रही हो, डेविएट कर रही हो। अब क्रिटिकल एंगल को लेके, यहाँ पे इस क्रिटिकल एंगल को लेके स्नेल्स लॉ को अप्लाई करिए। अगर अप्लाई करेंगे तो n1 मतलब जहाँ से लाइट क्या हो रही है, आ रही है, n1 का मतलब जहाँ से लाइट आ रही है, n2 जहाँ पे लाइट जा रही है। तो यहाँ पर लाइट आ कहाँ से रही है, यहाँ से, तो हमने इस तरह से लिखा, जैसे पहले लिख दीजिए, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए आपने लिखा n2 ही कहिए डेंसर का, इसको क्या कहा, n1 कहा। तो लाइट यहाँ से आ रही है, डेंसर टू रेयर में जा रही है, डेंसर टू किस में जा रही है, रेयर में, ठीक है। तो n2 भाई देखिए ये था आपका स्नेल्स लॉ, इसको हमने ऐसे मॉडिफाई कर लिया, n1 साइन आई, n2 साइन आर। जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर जिस मीडियम में लाइट जा रही है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन, और n2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ पे अप्लाई कीजिए जरा, तो इस मीडियम से आ रही है ना लाइट, तो n2 लिखेंगे, इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या लिखेंगे, n2 जिस मीडियम से आ रही है, और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, IC है, क्या लिखा हमने, सॉरी ऐसे लिखेंगे साइन, और क्या लिखेंगे, IC लिखेंगे। आई किसके इक्वल है, क्रिटिकल एंगल की इक्वल है, तो साइन IC हमने लिखा, इक्वल टू लाइट एंटर किस में कर रही है, इसमें एंटर कर रही है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n1, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, यानी r कितना है, तो 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री। यहाँ से n2 अप साइन IC इक्वल टू n1, साइन 90 की वैल्यू 1, तो यहाँ से क्या बना, साइन IC इक्वल टू n1 अपॉन n2, साइन IC अपॉन n1 अपॉन n2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं इसे रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन IC इक्वल टू n2 अपॉन n1, ठीक है। या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, जरा देखिए यहाँ पे 1 अपॉन साइन IC इक्वल टू, यहाँ पे देख लीजिए 1 अपॉन साइन IC इक्वल टू n2 अपॉन n1, यानी सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके कंपैरिजन है, फर्स्ट मीडियम के। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो देखिए 1 and 2, या सिर्फ n लिखा मैंने, क्या लिखा, n लिखा, ठीक है। n का मतलब मान लीजिए अगर ये इसे एयर में कह देता, क्या कह देता, मान लीजिए इसे मैं एयर कह देता और इसे क्या कह देता, वाटर कह देता, तो सीधा सीधा बस मैं ये लिख देता कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसके कंपैरिजन में, विद रिस्पेक्ट टू एयर। क्लियर है। तो ये आपका एक रिलेशन भी हो गया, ये डेरिवेशन भी हो गया आपका कि ड्राइव कीजिए, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमने क्या किया, कुछ नहीं, क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच रिलेशन लाने के लिए हमने इस सरफेस पे जहाँ से लाइट डेविएट हो रहा है वहाँ पे हमने स्नेल्स लॉ का अप्लाई कर दिया। लाइट आ यहाँ से रहा है, स्नेल्स लॉ का अप्लाई कैसे करते हैं, जहाँ से लाइट आ रहा होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन
ठीक है। उसके बाद इक्वल टू जहाँ लाइट जा रहा होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन। तो आ यहाँ से रहा है तो n2 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस IC है, जहाँ कहाँ रहा है n1 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है 90। हमने सॉल्व किया, ये यहाँ पे हमने इसका रेसिप्रोकल कर लिया तो n2/n1 आया। यानी n2/n1 का मतलब क्या है, n2/n1 का मतलब क्या है, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अगर मान लीजिए ये एयर है ये वाटर है तो यहाँ पे NW लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों, या इस तरीके से ANW। क्लियर, कोई प्रॉब्लम इस चीज़ को। अब आप लोग एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, उसे समझिएगा। कभी भी अगर आपको जैसे आपको कन्फ्यूजन होती है तो अगर कन्फ्यूजन होती है तो आप डायरेक्ट स्नेल्स लॉ का अप्लाई कीजिए। अगर आपने अच्छा खासा रिवीजन कर रखा है, अच्छा खासा अगर आपने रिवीजन कर रखा है, अगर आपको कन्फ्यूजन है थोड़ी सी भी तो आप लोग ऐसे अप्लाई कीजिए, बिल्कुल गलत नहीं होगा। अगर आप लोगों ने अच्छा खासा रिवीजन कर रखा है तो अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी, तो ये देखिए यहाँ पर, यहाँ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हैं वो उस मीडियम का ले रहे हैं जहाँ से लाइट एंटर कर रहा है, जहाँ से लाइट एंटर कर रहा है। ध्यान रखिए, जो ये फॉर्मूला बनाते हैं हम लोग साइन IC इक्वल टू, हमने ये n लिखा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच जैसे ये फॉर्मूला हमने लिखा इस तरीके से लिख दिया। यहाँ पे मैंने नहीं बताया कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, तो आपको समझ जाना है कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का है जहाँ से लाइट आ रही है। लाइट कहाँ से आ रही थी, वाटर से, यानी इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये, किसके कंपैरिजन में, जिसमें लाइट जा रही है, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, उस मीडियम का जिससे लाइट आ रही है, जिससे लाइट आ रही है, ठीक है, जिससे लाइट आ रही है, किसके रिस्पेक्ट में, सॉरी, जिससे लाइट आ रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और जहां लाइट जा रही है उसके कंपैरिजन में, यानी n। जैसे यहाँ पे हमने लिखा था, यानी वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिससे लाइट, वाटर से लाइट आ रही थी और जा किस में रही थी, एयर में, तो एयर के रिस्पेक्ट में है ये, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्लियर है। फिर से मैं आप लोगों को बार बार एक ही चीज़ को कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ पे मान लीजिए सिर्फ ऐसे लिख दीजिए तो ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहाँ से लाइट आ रही है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जहाँ पर क्रिटिकल एंगल बना हुआ है, यानी ये जो एंगल है ना, क्रिटिकल एंगल जिस मीडियम में वो बना हुआ है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। आप ऐसे समझ लीजिए, सबसे आसान है, जिस मीडियम में क्रिटिकल एंगल बना हुआ है, इस मीडियम में क्रिटिकल एंगल है ना, तो इस मीडियम का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है। क्लियर, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब एक और कॉन्सेप्ट है बच्चों, इस चीज़ को आप समझिए कि एक क्वेश्चन आपके CUET के लिए मैं समझा रहा हूँ, उसे आप देखिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, पहले ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट। और चलिए बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए, मैं एक और कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। क्रिटिकल एंगल का आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके CUET के एग्जाम में आ सकता है। MCQ के लिए मैं साथ ही साथ CUET का भी थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बता के चल रहा हूँ, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल्स तो सेम टू सेम रहेंगे CUET के लिए भी, ठीक है ना। आपने ये देखा कि क्रिटिकल एंगल, हमने क्या रिलेशन सीखा, साइन 1/sin C 1/sin IC इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बस आप ऐसे ध्यान रखिए, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम में क्रिटिकल एंगल बन रहा है, ठीक है, यानी इस मीडियम का। या ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि जिस मीडियम से लाइट आ रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब आप जानते हैं कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, अब इन दोनों में कैसा रिलेशन है, अपोजिट रिलेशन, यानी n इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइन IC के, इस तरह से डिपेंड कर रहे हैं। और n जो है वो डिपेंड करता है, n जो इस पे डिपेंड करता है वेवलेंथ पे, वो कैसे डिपेंड करता है, उल्टा डिपेंड करता है, यानी इन्वर्सली का रिलेशन होता है, यानी लैम्डा, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हैं, इसे मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, साइन IC, ठीक है, 1/sin IC इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल n, ठीक है ना बच्चों, इन्वर्सली रिलेशन है हमारा। और यहाँ पे n और वेवलेंथ में भी कैसा रिलेशन होता है, इन्वर्सली। देखिए n2/n1 है, यहाँ तो λ1/λ2 इन्वर्सली रिलेशन है। यानी अगर किसी वेवलेंथ को, अगर लाइट की वेवलेंथ को आप इंक्रीज करेंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज करने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होगा तो दोबारा ये जो क्रिटिकल एंगल है, दोनों में उल्टा रिलेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि अगर आप वेवलेंथ इंक्रीज कर रहे हैं, यानी अगर आप लैम्डा को इंक्रीज कर रहे हैं, वेवलेंथ इंक्रीज कर रहे हैं, तो वेवलेंथ को इंक्रीज करने से आपकी जो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप लोग वेवलेंथ डिक्रीज कर रहे हैं तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैंने क्या बताया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है क्रिटिकल एंगल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर आप इसे इंक्रीज करेंगे, ये डिक्रीज हुआ, ये डिक्रीज होने से ये इंक्रीज हो जाएगा। यानी इन शॉर्ट देखें तो इसे इंक्रीज किया तो ये भी इंक्रीज हुआ, ठीक है। और क्रिटिकल एंगल को अगर डिक्रीज करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है।
सॉरी वेवलेंथ को डिक्रीज अगर हम करेंगे तो क्रिटिकल, देखिए इसे कम करिएगा, ये इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा। तो हुआ क्या कि इसे डिक्रीज करने पर, वेवलेंथ को डिक्रीज करने पर क्रिटिकल एंगल भी हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए जरा, तो हमने क्रिटिकल एंगल के कॉन्सेप्ट तक समझ लिया कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ठीक है। और जो यहाँ से रिलेशन मिले उसे हम यहाँ पे नोट डाउन कर रहे हैं, ठीक है। तो जो जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते जा रहे हैं उसे हम साथ ही साथ नोट आउट कर रहे थे। अभी तक हमने 5 पॉइंट पढ़े थे। 6 पॉइंट हमारा ये हो गया कि क्रिटिकल एंगल यानी 1/sin c इस तरीके से इक्वल टू क्या होगा, n क्या होगा, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ पर क्रिटिकल एंगल बन रहा है, ठीक है। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, sin c कह दीजिए या IC कह दीजिए, ठीक है ना, क्रिटिकल एंगल को डिनोट कर रहे हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहाँ से लाइट आ रही है। दूसरा हमने ये भी देखा, 7th को हमने ये देखा, 7th पॉइंट में साथ ही साथ यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अगर आप ये क्रिटिकल एंगल IC, ठीक है ना, क्रिटिकल एंगल और हमारा जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स sin IC लिख दीजिए, सिर्फ IC लिखिए, ठीक है ना। चलिए sin IC लिख दे रहे हैं, ऐसे लिख देते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। इन दोनों में कैसा रिलेशन है, अपोजिट रिलेशन है, यानी इन्वर्सली है, और इसमें भी इन्वर्सली है रिलेशन, ठीक है। यानी अगर आप वेवलेंथ को इंक्रीज करेंगे तो क्रिटिकल एंगल भी इंक्रीज हो जाएगा, और वेवलेंथ को अगर डिक्रीज करेंगे तो क्रिटिकल एंगल भी बच्चों आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब 8th पॉइंट है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? देखिए हमने क्या देखा कि एक क्रिटिकल एंगल क्या होता है, कि ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर रिफ्रैक्शन एंगल जो है, जो रिफ्रैक्टेड रे है वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है विद नॉर्मल। अगर किसी तरीके से, जैसे ही आप इस एंगल से, पहले देखिए कंडीशन क्या होती है, मान लीजिए पहले आपने कोई एंगल बनाया, बनाने पर ये इस तरह से गया, फिर आपने फिर बनाया, फिर बनाने पे ये मान लीजिए इस तरीके से गया, फिर एक ऐसी कंडीशन आई होगी जिसमें क्रिटिकल एंगल मिल गया होगा। अब क्रिटिकल एंगल पे पहुंचते ही क्या हुआ था, क्रिटिकल एंगल पे पहुंचते ही लाइट इस तरीके से चलेगी। अब जैसे ही आप क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा भी ज़्यादा करेंगे, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे इस पर्टिकुलर मीडियम में ना जाके दूसरे मीडियम में ना जाके इसी मीडियम में क्या कर जाएगा, बाउंस बैक कर जाएगा। क्या कर जाएगा, बाउंस बैक। यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन में क्या होता है बच्चों, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन में क्या होता है बच्चों, कि अगर हम ठीक है, ये हमारा मान लीजिए क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल वाली लाइन है, इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। ये मान लीजिए वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो क्रिटिकल एंगल है, तो ये कितनी डिग्री, 90 डिग्री। अगर जैसे आप इस एंगल से बड़ा लेते हैं, क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर ले लेते हैं, ये I जो बना ये ग्रेटर देन है किससे, इस क्रिटिकल एंगल से, तो ये रिफ्लेक्टेड रे अब 90 डिग्री भी ना बनाते हुए इसी मीडियम में वापस क्या कर जाएगा, बाउंस बैक कर जाएगा। और ये फिनोमेना हमारा क्या कहलाता है बच्चों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या नेसेसरी है, दो बातें। एक वही डेंसर टू किस में जाना चाहिए, डेंसर है, और ये क्या है हमारा, रेयर है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या कंडीशन मिली, कि डेंसर, फर्स्ट कंडीशन ये होना चाहिए कि डेंसर टू रेयर में जाना चाहिए, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चाहिए तो आपको सेकंड कंडीशन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपकी क्रिटिकल एंगल की वैल्यू है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, एंगल ये आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है बच्चों, एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है वो ज़्यादा हो जाना चाहिए। ये मान लीजिए क्रिटिकल एंगल था तो 90 डिग्री बना था, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने इससे ज़्यादा कर दिया तो इसी मीडियम में वापस क्या हो जाएगा, बाउंस बैक हो जाएगा। यानी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, क्रिटिकल एंगल से। तो ये आपके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। इसके एप्लीकेशन अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, इसके यूजेज कहाँ कहाँ है, तो ऑप्टिकल फाइबर में कहाँ होता है, ऑप्टिकल फाइबर में, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर कहाँ, ठीक है, ये जो वाईफाई आप कनेक्ट करवाते हैं तो वाईफाई में जो केबल लगी रहती है ना, ये ऑप्टिकल फाइबर ही होती है जो बहुत तेज़ी से सिग्नल को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। दूसरा आपका जो मिराज का फॉर्मेशन होता है, मिराज का जो बच्चों फॉर्मेशन होता है वहाँ पे भी, मिराज फॉर्मेशन में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही क्या होता है, रोल होता है। क्लियर है बच्चों। तो आप लोग आपने 8 पॉइंट पढ़े, एक स्लाइड में आप लोगों ने 8 पॉइंट देखिए। पहले आपने स्नेल्स लॉ पढ़ा, sin I अपॉन sin R इक्वल टू कॉन्स्टेंट, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जनरल फार्मूला बना C अपॉन V, फिर आपने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब वैक्यूम से कंपैरिजन किया जाए किसी भी मीडियम का, फिर एयर के लिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, किसी भी मीडियम के लिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 होगा। फिर ये हमने एक इंपॉर्टेंट फार्मूला पढ़ा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेलोसिटी, स्पीड के साथ रिलेशन, वेवलेंथ के साथ रिलेशन, इसे भी हम स्नेल्स लॉ कह सकते हैं, हमने थोड़ा मॉडिफाई कर लिया था। फिर क्रिटिकल एंगल पढ़ा हमने, फिर हमने ये देखा कि वेवलेंथ और क्रिटिकल एंगल और हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये कैसे आपस में रिलेट करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उसके एप्लीकेशन। क्लियर है बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग इसका। चलिए बच्चों, अब हमारा जो 9th कॉन्सेप्ट है, अपने 8 कॉन्सेप्ट देखे ना बच्चों। हाँ, अब हमारा 9th कॉन्सेप्ट जो है वो बच्चों अपेरेंट डेप्थ का है। तो अपेरेंट डेप्थ को समझिए, अपेरेंट डेप्थ,
अपेरेंट डेप्थ का मतलब है जैसे कि आप किसी चीज़ को जब देखते हैं जो किसी और मीडियम में, जैसे मान लीजिए आप मछली को देख रहे हैं जो पानी में है, तो वो आपको जो उसकी पोजीशन दिखाई देती है वो उसकी रियल पोजीशन नहीं होती है बच्चों, वो अपेरेंट पोजीशन होती है। तो यही वो अपेरेंट पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए अपेरेंट पोजीशन कह दीजिए या अपेरेंट डेप्थ कीजिए कि उसकी पोजीशन क्या है, रियल पोजीशन क्या है और जो हमें दिख रही है पोजीशन वो क्या है, उनके बीच जो रिलेशन होता है उसी को हम अपेरेंट डेप्थ वाले कॉन्सेप्ट से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो जरा देखिए अपेरेंट डेप्थ का जो फॉर्मूला होता है अपेरेंट डेप्थ या अपेरेंट पोजीशन का, ठीक है, वो किस तरीके से होता है, इसके बीच एक रिलेशन होता है रियल डेप्थ, क्या होता है बच्चों, रियल डेप्थ, ठीक है, अपॉन अपेरेंट डेप्थ यानी अपेरेंट पोजीशन या रियल पोजीशन अपेरेंट डेप्थ, ठीक है, अपेरेंट डेप्थ इक्वल टू n2 अपॉन n1 अपॉन n2 अपॉन n1। जैसे देखिए n2 किसे कह रहे हैं और n1 किसे कह रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ से आप देख रहे हैं, समझ लीजिए यहाँ पे आप ऑब्जर्वर है, यहाँ से आप देख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये वाटर है और यहाँ पर हमने एक मछली को बना दिया, ठीक है, किसी भी चीज़ को हमने बना दिया इस तरीके से। ये मछली मेरी थोड़ी बेकार बन रही है, इसे देख लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे बनाया। तो अगर आप इसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने n2 का और इसका 1 कहा, तो n2 वो मीडियम होता है जहाँ से लाइट रे आ रही होती है। अगर आपको भाई हम किसी भी चीज़ को तब देख पाते हैं जब वहाँ से लाइट रे आती है और फिर हमारे आंखों पर आती है, ठीक है, वहाँ से रिफ्लेक्ट, पहले लाइट रे उस ऑब्जेक्ट पे जाती है पर्टिकुलर, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर आती है, तब हमें चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें तब दिखाई देगी जब लाइट यहाँ पर आएगी और लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ तक जाएगी, हमारे आंखों तक जाएगी। तो यहाँ से मान लीजिए लाइट रे जो जा रही है यहाँ पे आंखों के पास जा रही है, इस तरह से हमने एक नॉर्मली बनाया। तो n2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ पर ऑब्जेक्ट है और जहाँ से लाइट रे आ रही है, और n1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जहाँ पे लाइट जा रही है, ठीक है। तो n2 जहाँ से आ रही है, तो n2 जहाँ से आ रही है कमिंग, ठीक है, और n1 जहाँ पे जा रही है यानी गो, ठीक है, इस तरह से हमने लिखा। n2 जहाँ पर से लाइट आ रही है, n2 का मतलब जहाँ पे ऑब्जर्वर है, इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि सॉरी जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, जहाँ से ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है, और n1 जहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, n1 कहेंगे। क्लियर। तो रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ इक्वल टू क्या होता है, n2 अपॉन n1 होता है। यहाँ पे अगर मैं रियल डेप्थ को कुछ कंसीडर कर लूँ, जैसे मान लीजिए x मैंने कंसीडर कर लिया, कुछ भी कंसीडर कर लिया, t कंसीडर कर लिया, तो रियल डेप्थ को मान लीजिए कि रियल डेप्थ जो है, रियल डेप्थ, अब होता क्या है, मछली यहाँ पे इसकी एग्जैक्ट पोजीशन है, ये रियल डेप्थ है इसकी, और हमें क्या दिखता है, हमें यहाँ से जब देखते हैं तो हमें मछली की ये वाली पोजीशन, यहाँ पे हमें मछली हमें दिखाई देती है, यहाँ पर दिखाई देती है, तो इसे हम कहते हैं अपेरेंट पोजीशन, और ये कहते हैं हम रियल पोजीशन है कहते हैं। अच्छा, कोई भी जो डेप्थ ली जा रही है, जो भी पोजीशन ली जा रही है, वो कहाँ से ली जाएगी, सरफेस से, सरफेस जहाँ पे दोनों सरफेस आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये एयर का सरफेस है और ये किसका सरफेस है, वाटर का। तो ऑब्जर्वर से हमें मतलब नहीं होता कि ऑब्जर्वर कहाँ बैठा हुआ है, कहाँ से हम देख रहे हैं, हमें मतलब होता है हमें जो जितनी भी डिस्टेंस लेनी होती है अपेरेंट पोजीशन की या रियल पोजीशन की, वो सारी कहाँ से ली जाती है, सरफेस से। यानी जो डिस्टेंस को मेजर किया जाएगा, जितने भी जो डिस्टेंस मेजर होंगे वो कहाँ से मेजर होंगे, वो हमारे होंगे सरफेस से मेजर होंगे। कहाँ से मेजर होंगे बच्चों, सरफेस से। क्लियर है। अब यहाँ पे जरा देखिए, रियल डेप्थ को मान लीजिए हमने कंसीडर कर लिया टी, कितना कंसीडर किया, टी कंसीडर किया। तो यहाँ से अगर आप, और n2 अपॉन n1, अगर वाटर का, ये वाटर है मान लीजिए और ये एयर है, तो इसे हम ऐसे, एक मिनट देखिए, रियल डेप्थ अब शॉर्टकट में जल्दी लिखते हैं, डी आर अपॉन अपेरेंट डेप्थ, डी ए। इसको मैं n2 अपॉन n1, यानी इसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, n2 अपॉन n1 का मतलब क्या होता है कि सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, nw लिख सकता हूँ या anw भी लिख सकता हूँ। n2 अपॉन n1 का मतलब इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n2 यानी n2 का मतलब इस वाले का, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू अदर। तो लिखते कैसे हैं, यानी लिखते समय तो इस तरह से लिखते हैं, डिनोट किस तरह से करते हैं, इस तरीके से कि वाटर का रिफ्रैक्टिव, ध्यान नहीं आपको, 1 n2 लिखा था, 1 n2 का मतलब क्या लिखा था, n2 अपॉन n1। तो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, लेकिन डिनोट कैसे किया था, 1 n2 से। इसी तरह से वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर लिखेंगे कैसे, ANW लिखेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे जरा देखिए, अगर रियल डेप्थ को, dr को हमने t कंसीडर कर लिया, कितना कंसीडर किया, t, तो अपेरेंट कितना आएगा, तो अपेरेंट जरा देख लीजिए, अपेरेंट जो आएगी हमारी पोजीशन किस तरीके से आएगी, अपेरेंट निकालेंगे तो ये यहाँ पहुँच जाएगा, dr को हमने t कंसीडर कर लिया तो t, और ये ANW यहाँ आ गया तो इसे n कहते हैं इस तरीके से। ANW को सिर्फ नॉर्मली मैंने क्या कहा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसके कंपैरिजन में होता है, एयर का, तो इसका तो एयर के कंपैरिजन में ही, और इस एयर या वैक्यूम के कंपैरिजन, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, 1 होगा, तो सिर्फ NW ही बच जाएगा। तो n लिख देते हैं, या सिर्फ चलिए ऐसे लिख देते हैं ANW, ठीक है, या सिर्फ आप n लिख दीजिए,
एन का मतलब उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहाँ से लाइट आ रही है। अगर सिंपली एन लिखा हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया तो इसका मतलब है ये कि जहाँ से लाइट आ रही है, यानी जहाँ ऑब्जेक्ट है, जहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है, इक्वल टू क्या, अपेरेंट डेप्थ इधर पहुँच गया डी ए। अब भाई ये रियल डेप्थ थी, अपेरेंट पोजीशन ये, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट रियल से अपेरेंट जाने में ये कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट कितना x है, तो ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे जरा देखिए। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बच्चों, तो हम क्या करेंगे, रियल डेप्थ में से कोई भी डिस्टेंस कहाँ से, यहाँ से मेजर की जा रही है। अब अगर मुझे ये पता लगाना है तो रियल डेप्थ में से मैं इस अपेरेंट डेप्थ को, अपेरेंट डेप्थ भी जो आया हमारा, ये जो अपेरेंट डेप्थ आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, ये सरफेस से आ रहा है। कोई भी चीज़ कहाँ से ली जाएगी, सरफेस से। तो रियल डेप्थ में से इस अपेरेंट पोजीशन को हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करेंगे, रियल डेप्थ में से हम अपेरेंट डेप्थ को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। रियल डेप्थ बच्चों कितनी है, रियल डेप्थ तो टी है, और अपेरेंट डेप्थ कितनी है, टी अपॉन एन। यहाँ से टी कॉमन आ गया तो बच्चों क्या मिला, 1 अपॉन एन। तो ये भी ध्यान रखिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। क्या, टी का मतलब रियल डेप्थ है, क्या है, रियल डेप्थ, और 1 अपॉन एन, एन का मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ से लाइट आ रही है। कहाँ से लाइट आ रही है, तो लाइट कहाँ से आएगी, ऑब्जेक्ट से ही तो आएगी, तभी तो आप देखेंगे। तो जहाँ से ऑब्जेक्ट, जहाँ पर रखा हुआ है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट, जिस चीज़ को आप सीन कर रहे हैं, जिस चीज़ को आप सीन कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट होगा। आप तो देख रहे हैं ना, तो आप क्या होंगे, ऑब्जर्वर होंगे। ठीक है बच्चों, ये क्लियर। अब एक चीज़ और इसमें, ये आपका 9th कॉन्सेप्ट हो गया बच्चों। अब 10th कॉन्सेप्ट को जरा समझिए। 10th हमारा 10वां कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक से ज़्यादा आपके मीडियम है, ठीक है, एक से ज़्यादा मीडियम है, जैसे यहाँ पे हमने वाटर को लिया। अब अगर एक के ऊपर एक से ज़्यादा मीडियम है तो अपेरेंट डेप्थ कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ग्लास है, क्या है, ये ग्लास है, ये इसके ऊपर हमने कहा कि ये वाटर है, क्या है, वाटर है, और इसके ऊपर हमने ये कह दिया कि ये हमारा एयर वाला पोर्शन है। और अब यहाँ पर कोई चीज़ रखी, तो यहाँ पर एक से ज़्यादा मीडियम है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, और ये मान लीजिए ये डेप्थ आपकी T1 है, ये डेप्थ भाई इस सरफेस से देखिएगा यहाँ तक, फिर इसका इसके कंपैरिजन में देखिएगा तो डेप्थ तो ये है ना T2, भाई सरफेस से लेंगे, यहाँ से नहीं लेंगे, इस वाले सरफेस से। अब इन दोनों के लिए देख रहे थे, इस सरफेस से लेंगे। तो जब एक से ज़्यादा हमारे मीडियम होते हैं तो तब अपेरेंट पोजीशन को कैसे पता किया जाता है, डी अपेरेंट को कैसे पता किया जाता है, जो भी डेप्थ है, रियल डेप्थ है वो, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NW प्लस फिर दूसरे का T2 और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, NG है। ठीक है बच्चों, और इसी तरीके से सो ऑन। अगर एक से ज़्यादा और इस दो से भी ज़्यादा हैं तो इसी तरह से आप ऐड करते जाएंगे। तो अगर एक से ज़्यादा स्लाइड होते हैं मीडियम के, तो आप अपेरेंट पोजीशन को निकालने के लिए हर जितने भी मीडियम है उन मीडियम का रियल डेप्थ लेंगे, ठीक है, रियल डेप्थ और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोमिनेटर में, और ऐड करते जाएंगे इसी तरीके से। क्लियर है हर एक मीडियम के लिए। तो हमने इस क्लास में, इस वीडियो में हमने 10 कॉन्सेप्ट को पढ़ा। किन किन कॉन्सेप्ट को पढ़ा, अगर मैं यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट एक बार मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जरा देखिए। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आप लोग पहले इस वीडियो को देखकर आप लोग इन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को, सॉरी इन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। इसके बाद आप लोग सवाल करिएगा तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगे। नहीं तो मेरे यहाँ सवाल करवाने के बच्चों कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं करवाता भी हूँ और आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप, मैंने जो 10 को सवाल बताए आप वही 10 सवाल बस कर पाइएगा। अगर उसके अलावा पेपर में कोई आप पाते हैं तो आप सवाल नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो इसलिए पहले आप इस वीडियो को देख के कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में जितने भी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है वो आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो एक बार मैं लास्ट में रिवाइज करवा रहा हूँ कि जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ हमने पढ़ा बच्चों साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये कॉन्स्टेंट हमारा क्या था, ये था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये उन बच्चों के लिए भी बहुत हेल्पफुल अब बन चुका है कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने से, जो अभी 11 से 12th में आया, तो उनके रे ऑप्टिक्स का कम से कम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये हमारा, जिससे हम किससे डिनोट करते हैं, एन से। किससे डिनोट करते हैं, एन या म्यू से। ये जनरली जिससे भी वो कह दे आपको, तो इससे क्या मतलब है कि किससे डिनोट कर रहा है, वो ए से कहते, बी से कहते, आपको इससे मतलब है कि वो है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बस, ठीक है। अब जरा देखिए, ये हो गया। उसके बाद हमने देखा कि अगर जनरल कंडीशन के लिए हमने क्या देखा, जनरल कंडीशन के लिए हमने, और सॉरी, इसके बाद हमने ये देखा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना बच्चों, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा था। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने देखा। एब्सोल्यूट से भी पहले हमने क्या देखा बच्चों, ये देखा कि n इक्वल टू सी अपॉन वी। ये हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जनरल फॉर्मूला पढ़ा, n इक्वल टू सी अपॉन वी। उसके बाद हमारा आया था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब आप कंपैरिजन करते हैं, जैसे यहाँ पे स्पीड ली गई है, तो अगर आप कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, आप कंपैरिजन कर रहे हैं वैक्यूम से। किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, वैक्यूम से,
ठीक है। आप कहेंगे कि कंपैरिजन करते समय जब कंपैरिजन कर रहे हो तो आप नीचे लिखिए, ठीक है, नीचे लिखना चाहिए जैसे कि मैंने आपको बताया। लेकिन मैंने क्या बताया था कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, बाकी सारे मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है। तो अगर कम करना है तो वैक्यूम की स्पीड में किसी चीज़ से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो आएगा। तो मैंने आपको करके दिखाया था ना कि पहले यहाँ v और इस लाइट की स्पीड में n से डिवाइड किया था। इसी तरीके से जब वैक्यूम से आप कंपेरिजन, वैक्यूम की स्पीड ऊपर, ठीक है, और किसी भी मीडियम की, पर्टिकुलर मीडियम की स्पीड नीचे। अब देखिए उस पर्टिकुलर मीडियम में लाइट की स्पीड कम आएगी जब आप इसको इधर लाइएगा और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू को नीचे लाइएगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या आएगा, कम आएगा। किसी भी मीडियम का जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम तो वो आपका क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि n वैक्यूम के कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन, वैक्यूम या, ठीक है, वैक्यूम लिख दीजिए और यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर मीडियम को लिख दीजिए, तो ये आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। क्लियर है। फिर हमने देखा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, एयर का, किसका, फॉर एयर। एयर के लिए हमने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा, जब रखेंगे यहाँ पे वैक्यूम की स्पीड c, लाइट की स्पीड, एयर में लाइट की स्पीड भी c, दोनों से कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा, एयर का 1 आएगा। तो एयर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों हमने देखा 1। उसके बाद किसी भी पर्टिकुलर मीडियम के लिए, किसी भी पर्टिकुलर मीडियम के लिए जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा पर्टिकुलर मीडियम के लिए, ठीक है, वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। क्या होगा, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हमने फॉर्मूला ये देखा कि जनरल कंडीशन का सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट 1 and 2 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाल रहे हैं, सेकंड मीडियम। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत लीजिए, यहाँ पे देखिए सेकंड मीडियम का निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, जिससे कंपैरिजन करते हैं उसे नीचे। यहाँ पे फिर से मैं बता रहा हूँ, आप कहिएगा कि कंपैरिजन इससे कर रहे हैं, यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, बाकी मीडियम में कम। कम करने के लिए मैंने ये तरीका बताया था पहले, ये बना कैसे था, ऐसे बना था v इक्वल टू सी अपॉन एन से। सी में इससे क्या करिएगा, डिवाइड करिएगा, तभी तो वैल्यू कम होगी, इसीलिए हम इसे इस तरीके से राइट डाउन करते हैं। क्लियर है। अब जरा यहाँ पे देखिए, अब इसके बाद आपको याद नहीं करना है कि v1 होगा, v1 और 2 होगा। आप बस ये ध्यान रखिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड में रेसिप्रोकल का रिलेशन होता है। रेसिप्रोकल रिलेशन मतलब v1 अपॉन v2, और स्पीड में और वेवलेंथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। तो λ1 अपॉन λ2, डायरेक्टली मतलब सामने टू सामने, बिल्कुल जैसे एक पर्टिकुलर चीज़ को बढ़ाएंगे तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, और दूसरे पर्टिकुलर चीज़ को माइनस करेंगे तो दूसरा, सॉरी डिक्रीज करेंगे तो दूसरा भी डिक्रीज होगा। इन्वर्सली का मतलब एक को इंक्रीज करेंगे तो दूसरा डिक्रीज होगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट साइन आई अपॉन साइन आर, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, कंपैरिजन किया, इन्वर्सली का रिलेशन है तो v1 अपॉन v2, डायरेक्टली का रिलेशन है λ1 अपॉन λ2। क्लियर है बच्चों। उसके बाद हमने क्रिटिकल एंगल का देखा, तो ये हमारे 1 2 3 4 5 और ये 6 पॉइंट ये हो गया हमारे। फिर उसके बाद 7th पॉइंट हमने देखा क्रिटिकल एंगल का 1 अपॉन साइन आई सी इक्वल टू हमने क्या देखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये किस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जहाँ से लाइट आ रही है, एक तो ऐसे, या दूसरा आपने ये समझा था कि जहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है। जो मैं ओरल बात बता रहा हूँ वो आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। जो मैं ओरली बात आप लोगों को बता रहा हूँ ये नहीं कि आप लोग सुन के निकाल दीजिएगा, बस आप लोग इसके अलावा जो मैं बता रहा हूँ कि ये जो, क्योंकि ये सवालों में बहुत आपको मदद करेगा, आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर तो अच्छी बात है, नहीं ध्यान है तो आप लोग लिख लीजिए कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का होता है जिस मीडियम से लाइट आ रही होती है, ये उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिस मीडियम में क्रिटिकल एंगल बन रहा है, यानी आईसी बन रहा है। क्लियर है, यानी डेंसर मीडियम में। और क्रिटिकल एंगल के लिए हमने 2-3 बातें और देखी। क्रिटिकल एंगल की कंडीशन में जब आई आईसी के इक्वल होगा क्रिटिकल एंगल के, तो आर किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के होगा, ठीक है, ये हमने देखा। फिर हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन, और दूसरी कंडीशन क्या है, डेंसर टू किस में जाना चाहिए, रेयर में। ये कंडीशन तब एप्लीकेबल है जब डेंसर से आप किस में जा रहे हो, रेयर में। और उसके बाद अपने TIR पढ़ा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके लिए क्या कंडीशन है कि क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस जब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए। पहले आपने क्रिटिकल एंगल क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस से कोई क्रिटिकल एंगल कहते हैं, लेकिन ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है सॉरी, वो कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है तो क्या मिलता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक ये कंडीशन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए 2 कंडीशन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, दूसरा सेम टू सेम डेंसर टू किस में जाना चाहिए, रेयर में जाना चाहिए। इसके हमने एप्लीकेशन यानी यूजेज क्या है, एप्लीकेशन के बारे में मैंने बताया। एप्लीकेशन क्या है इसके, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ऑप्टिकल फाइबर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपने बुक से पढ़िएगा। ऑप्टिकल फाइबर एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर है, एक तो ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, और दूसरा मिराज का फॉर्मेशन ऑफ मिराज, ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ मिराज, फाइबर फॉर्मेशन ऑफ मिराज, ठीक है। 10th
देखिए मिराज के फॉर्मेशन के बारे में भी पूछ सकता है, क्योंकि कुछ सालों से ऐसा हो रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पूछा जा रहा है। तो इस साल के लिए मेरे हिसाब से फॉर्मेशन ऑफ मिराज जो है आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कुछ सालों से सीबीएसई इस क्वेश्चन को काफ़ी रिपीट कर चुका है। तो मिराज के फॉर्मेशन के बारे में वो पूछ सकता है, ठीक है। अब 10th हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था बच्चों, अपेरेंट डेप्थ का, है ना। तो अपेरेंट डेप्थ यानी रियल डेप्थ, dr लिख दूँ, dr रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ, ठीक है, इक्वल टू क्या n, या ऐसे ध्यान रखिए n2 अपॉन n1 लिख दीजिए, या सिर्फ क्या लिखिए n लिखिए। n का मतलब उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये उस मीडियम का है जहाँ पर ऑब्जेक्ट है, जहाँ से लाइट आ रही है, ध्यान रखिए, जहाँ पर ऑब्जेक्ट है, जहाँ से लाइट क्या हो रही है, आ रही है, ठीक है, जहाँ से लाइट आ रही है। क्लियर बच्चों, ठीक है। अब अगर हम बात करें, एक और हमने देखा, जब हमें क्या दिया, हमें डिस्प्लेसमेंट पता करना हो, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या देखा हमने बच्चों, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा T इक्वल टू, T क्या होता था, रियल डेप्थ है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट हमने देखा T इक्वल टू T ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन n। T क्या था हमारा, रियल डेप्थ था, क्या था, रियल डेप्थ, ठीक है। तो ये 11th आपने कॉन्सेप्ट सीखे हैं। अभी हमारे बहुत सारे और कॉन्सेप्ट है, पहले में जितने ये मैंने 11 कॉन्सेप्ट बताए, इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स को करेंगे, चीज़ों को समझेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये आपका माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और आपका जो डुअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन है, इंटरफेरेंशियल डिफ्रैक्शन है, सबके जगह फॉर्मूलों में ये यूज होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपका यूज हो जाएगा, तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स है बच्चों, उसको करेंगे। और चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।